बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा। अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने चल रहे हैं। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। मतलब कि आइसोमर्स ऐसे जिनका बिहेवियर, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के आइसोमर हों, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यही डिफिनीशन ही है कि ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, IUPAC, नेम, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम, सब कुछ इनका सेम होता है। बट हैव डिफरेंट behavior with respect to plane polarized light। ये तो फिगर हम बनाए हैं अभी, क्योंकि फिगर बनाने में हमें टाइम लगता, तो हमने पहले फिगर बना लिए। अभी एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो हम डिफिनीशन जान लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, IUPAC नेम, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम हो, ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड, लेकिन उनका प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो। और कौन से प्रकाश के प्रति? ध्रुवित प्रकाश के प्रति। कौन से लाइट के प्रति? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर उनका अलग अलग हो। ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, और ऐसे फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बात स्पष्ट हुआ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब ये हम कंपाउंड बनाए हैं OH, H, COOH, CH3। ठीक है। अब अगर हम इनको देखें तो हो सकता है कि जब इन पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं या लाइट इस पर डाल रहे हैं, कौन सा लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हो सकता है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे। इसी का दूसरा हम आइसोमर बना रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे रहे हैं। अब हो सकता है लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो मॉलिक्यूल तो दोनों सेम हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का IUPAC नेम सेम, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर इन दोनों मॉलिक्यूल का अलग अलग है। ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, और इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम युक्ति क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम एपरेटसेस क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी किताब में इस प्रकार के फिगर्स बने हुए होते हैं, तो इन फिगर्स को ज़रा सा हम एक्सप्लेन कर दें बेटा। इस डिफिनीशन का तो आप लिख ही लिए होंगे, डिफिनीशन को आप लिख लिए होंगे बेटा। आइए यहाँ पर ज़रा गौर करते हैं हम लोग। अगर आप देखें तो हर डायरेक्शन में ये लाइट रेडिएट हो रहा है, अपनी प्रकाश को हर दिशा में ये फैला रहा है। जब लाइट हर दिशा में फैल रही हो तो ऐसे लाइट को हम सिंपल लाइट कहते हैं। कौन सा लाइट कहते हैं बेटा? सिंपल लाइट कहते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं दिस इज सिंपल लाइट, सिंपल लाइट, या इसे कहते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। ओके, जब इस लाइट को हम पास कराते हैं, किससे पास कराते हैं? निकॉल प्रिज्म से। ये क्या होता है? जब
हर दिशा में, दसों दिशा में लाइट जा रही थी। इससे जब हमने पास कराया तो अब देखिए लाइट हर दिशा में नहीं जा रहा है, एक ही तल में ये पोलराइज्ड हो गया, लाइट प्लेन में हो गया, लाइट प्लेनर हो गया। पहले नॉन प्लेनर था लाइट, अब लाइट कैसा हो गया? प्लेनर हो गया और पोलराइज्ड हो गया। क्योंकि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर इसमें होते हैं, एक प्रोपेगेट कराता है और एक बेबी नेचर इसका रखता है। लाइट इसी तरीके से आगे प्रोपेगेट होती है। तो आप लोग लाइट में, गुरुजी लोग फिजिक्स वाले आपके पढ़ाते होंगे बहुत अच्छे से। हमें लाइट नहीं पढ़ाना है, हमें बस खाली उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ हल्की सी समझानी है। तो अब ये लाइट क्या होगी बेटा? प्लेन में आ गई और ये पोलराइज्ड हो गई। तो अब हम इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्टकट में हम इसे PPL कहेंगे। ओके, और इसे हम क्या कह रहे हैं भैया? पोलराइजर। क्यों पोलराइजर कह रहे हैं? क्योंकि इसी ने ही तो लाइट को पोलराइज्ड किया। निकोल प्रिज्म इस्तेमाल होता है इसके लिए। निकोल प्रिज्म बने किसके होते हैं? कैल्साइट के। कैल्साइट क्या होता है केमिकली? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बातें सारी स्पष्ट हुई। ये निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म है जो पोलराइजर की तरह काम कर रहा है। यहां पर कैल्साइट का बना होता है और कैल्साइट केमिकली क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। लाइट जब इससे पास हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, अब ये कन्वर्ट हो गया। अब यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट केमिकल सॉल्यूशन से हम इसको पास करा रहे हैं भैया, केमिकल सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं। अब इसमें जो कंपाउंड हम रखे हैं, हो सकता है लैक्टिक एसिड हो सकता है टार्टेरिक एसिड हो सकता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो लाइट के प्रति बिहेवियर दर्शाता हो। लाइट के प्रति बिहेवियर जो दर्शाते हैं, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। कौन सा कंपाउंड कहा जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करे तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। अभी डिफिनीशन बहुत सारे छोटे इसमें अभी आगे आएंगे बेटा, तो हम लोग चर्चा पहले यहाँ पर कर लें कि केमिकल सॉल्यूशन ये है। ओके, अब ये जब लाइट इससे पास कराया गया तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज उत्पन्न हो सकती हैं, दो संभावनाएं पनप सकती हैं। पहला ये देखना भैया, थीटा डिग्री ये राइट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर दिया अपने मेन एक्सिस से, और हो सकता है थीटा डिग्री ये लेफ्ट साइड में लाइट को रोटेट कर दे। अगर लाइट राइट साइड में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को अब हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन, या इसी को कहा जाता है डी फार्म, या इसी को कहा जाता है प्लस फार्म। अगर ये सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देता तो इसी को हम लोग कहते लीबो रोटेटरी सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कहते एल फार्म, या इसी को कहते निगेटिव फार्म। बात स्पष्ट हुआ? यहां पर दो सवाल उत्पन्न होते हैं। नंबर एक, कोई भी कंपाउंड लाइट को कितना रोटेट करेगा? 10 डिग्री रोटेट करेगा कि 20 डिग्री रोटेट करेगा कि 40 डिग्री रोटेट करेगा कि 90 डिग्री रोटेट करेगा कि 152 डिग्री रोटेट करेगा कि 122 डिग्री रोटेट करेगा? कितना रोटेट करेगा? इसी को कहा जाता है क्या? इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रोटेशन। एक्सटेंट ऑफ रोटेशन। तो कोई भी कंपाउंड लाइट को कितना रोटेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड की पोलरिटी क्या है। मॉलिक्यूल कितना पोलर है। जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही ज़्यादा लाइट एक्सटेंटली रोटेट होगा। बात स्पष्ट? तो मतलब कहने क्या हुआ कि एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, या कह सकते हैं उसी को आप एंगल ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रोटेशन या
एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये मॉलिक्यूल के पोलरिटी पर डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा, लाइट उतना ज़्यादा क्या होगा, रोटेट होगा। अच्छा, एक बात और आप यहाँ जान लें कि ये जो निकोल प्रिज्म है जो कि पोलराइजर की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है, इसके स्थान पर आप पोलरॉइड लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमा हॉल वगैरह में आप गए होंगे, नीचे बैठे होंगे और एक ऊपर से ऐसे फोकस पर्दे पर पड़ती है, जो लाइट जाता है आप देखें वो किसी डायरेक्शन से फैलता नहीं है, एकदम बिल्कुल लाइट प्लेनर होकर के जाती है, एक ही प्लेन में जाती है। तो अब ये जो लाइट है जो हर दिशा में जा रहा था, अब क्या हो गया, ये उसी तल में आ गया, प्लेन में आ गया। इसका एक वेक्टर हो सकता है गायब हुआ हो, ओके, अब उसी प्लेन में आ गया। अब ये आगे भागना शुरू कर दिए हैं बेटा। तो मतलब कहने क्या है कि निकोल प्रिज्म के स्थान पर हम पोलरॉइड लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन या कह सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। अब सवाल उठता है कि एंगल हम किससे नापेंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, किस एपरेटस से नापेंगे? तो उसके लिए हम बेटा इस्तेमाल करते हैं क्या, पोलरीमीटर। ये एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। एक्सटेंट ऑफ रोटेशन इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। कह सकते एक्सटेंट ऑफ रोटेशन को ये मेजर करता है, एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रोटेशन कितना होगा ये मॉलिक्यूल के पोलरिटी पर डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूल के पोलरिटी पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान दें। मॉलिक्यूल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन नहीं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कायरल कार्बन के अराउंड मॉलिक्यूल के अंदर प्रत्येक ग्रुप या एटम का ओरिएंटेशन क्या है। बात स्पष्ट हुआ? तो इस पॉइंट को देखिए, फिर हम यहां लिख दे रहे हैं भैया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन पर डायरेक्शन रोटेशन का डिपेंड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस दैट इज टू से ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स या एटम्स अराउंड कायरल सेंटर, या कह सकते हैं कायरल कार्बन। अब यहां पर जो सवाल सबसे बड़ा उत्पन्न होकर के आया कि ये कायरल सेंटर क्या है या कायरल कार्बन क्या है, तो हम अभी कायरल सेंटर या कायरल कार्बन को डिफाइन करेंगे और वहीं पर फिर पुनः हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन भी बताएंगे। लेकिन इनसे पहले आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें जरा भैया, पॉइंट्स को। आई बेटा देखें जरा यहाँ भाई, कायरल कार्बन क्या होता है। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के हम चारों बॉन्ड, यहाँ पर H लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पर OH लगा दें और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए। अगर आप कार्बन को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखें तो इनके जो चारों बॉन्ड हैं बेटा, वो देखिए डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड हैं। ये देखना, ऐसे कार्बन जिनके चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप या एटम से अटैच होते हैं, तीनों बॉन्ड नहीं, दोनों बॉन्ड नहीं, चारों बॉन्ड की बात हो रही है, ऐसे कार्बन को कहा जाता है, कौन सा कार्बन बच्चों,
कायरल कार्बन, या इसी को कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन। बात स्पष्ट हुआ? मतलब कि अगर हम कायरल सेंटर को या कायरल कार्बन को डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ ऑल 4 bonds ऑफ कार्बन लिंक्ड विद, चाहे लिंक्ड कहें चाहे अटैच्ड कहें, लिंक्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स, इसी को कहा जाएगा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। बात स्पष्ट हुआ? बिल्कुल याद रखिएगा कि ऐसे कार्बन को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? स्टार से डिनोट करते हैं। सितारे वाले कार्बन या सितारेदार कार्बन या स्टेरिस्क कार्बन। ओके, यानी हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि टेट्राहेड्रली चारों बॉन्ड कार्बन के अटैच होते हैं, तो यहाँ पर कोई ग्रुप ए रख दिए, यहाँ पर कोई ग्रुप बी रख दिए, यहाँ सी रख दिए, यहाँ डी रख दिए, कोई ग्रुप कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो कार्बन है बेटा, ये कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है। बात स्पष्ट हुआ? जरा बताइए, अगर हम इस कार्बन से यहाँ OH लगा दें, यहाँ NH2 लगा दें, यहाँ H लगा दें और फिर पुनः यहाँ H लगा दें, तो क्या ये कार्बन कायरल हुआ? नहीं साहब, बिल्कुल कायरल नहीं हुआ। यहाँ पर NH2 लगाने के बजाय अगर हम यहाँ CH3 लगा दें तो क्या अब ये कार्बन कायरल हुआ? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं हुआ। कारण क्योंकि इसके साथ दो ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। जब सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं, सारे एटम जो बॉन्ड्स कार्बन के चारों अलग अलग ग्रुप या एटम से अटैच होते हैं, तो इसी को हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। बड़ी लंबी इसके पीछे पूरी कहानी है, पूरी थीसिस है इस पर लिखी हुई, पूरे प्रयोग हैं इस पर। तो बहुत डिटेल में हम एंट्री नहीं करेंगे क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों इसी को कहा जाता है, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। सिलेबस में हमारे जितना है हम लोग उतनी ही चर्चा करेंगे और उसी के दाएं बाएं हम लोग चलेंगे। जितनी चर्चा वो उतनी बात, जितनी बातें उतनी चर्चा। स्पष्ट? अब एक छोटे से एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ नीचे एक एक करके लिए हैं। जैसे अगर आप इस कंपाउंड को देखें, तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से देखिए इधर Cl लगा, इधर कार्बन लगा, इससे ग्रुप इतने सारे अटैच हैं, और इधर देखिए ग्रुप लगा, और यहाँ पर जो चौथा बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है वो बेटा क्या है? वो हाइड्रोजन ही तो है ना। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ? कायरल कार्बन। सवाल पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करें, पहचानें या बताएं कि कितने इसमें कायरल सेंटर मौजूद हैं, कितने कायरल कार्बन मौजूद हैं। तो एक हुआ, ये देखना दो हुए। दो क्यों हुए? अरे भाई, इस कार्बन से देखिए मेथिल लगा, इस कार्बन से CH2 लगा, इस कार्बन से ये क्लोरोकार्बन का लगा, और अगला जो लगा होगा वो हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो देखना एक दो। अब अगर आप इसको देखें तो ये कायरल कार्बन नहीं है। दिख रहा है ना बच्चों? कायरल कार्बन नहीं है। क्यों कायरल कार्बन नहीं है ये? क्योंकि यहाँ देखिए H लगा होगा और यहाँ H लगा होगा। भाई इससे देखिए H लगे होंगे ना बेटा, दोनों दो बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से दिख रहे हैं, लेकिन दो तो से तो H लग गए। तो जब किसी भी कार्बन से दो ग्रुप सेम लग जाएंगे या दो एटम सेम लग जाएं तो कायरल कभी हो ही नहीं सकता। स्पष्ट? यहाँ देखना ये भी कायरल हो गया, ठीक है, ये कायरल हो गए, ये कायरल हो गए, लेकिन ये कायरल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कायरल क्योंकि मेथिल और मेथिल इधर दोनों सेम ग्रुप लग गए। देखना 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो आप कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड हैव 5 कायरल कार्बन, या कह सकते हैं 5 कायरल सेंटर। अब ये कंपाउंड देखिए सुक्रोज का है, सुक्रोज का है। अभी आगे हम बनाना आपको सिखाएंगे कैसे सुक्रोज वगैरह बनते हैं, कैसे डाइमराइज करता है, मोनोमर, सैकराइड्स वगैरह जब पढ़ाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जब डिस्कस किए जाएंगे तो वहाँ पर चर्चाएं होंगी बेटा। अब यहाँ पर अगर आप गिनना चाहें, ये तो कायरल तो है नहीं। देखना 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन,
3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन। चेक कर लीजिएगा सारे बॉन्ड इसके, ठीक है। ये देखना 6, 7, 8 और ये 9। सवाल अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन सुक्रोज, सुक्रोज में कितने कायरल सेंटर हैं, तो आप गिन करके बता लीजिएगा भाई 5 और 4 ये 9। तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप ओरली इसको रट लें, याद कर लें कि सुक्रोज हैव 9 कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। तो कितने कायरल कार्बन भैया इसमें सुक्रोज में? 9। आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे, पहचान ले जाएंगे कायरल सेंटर। अब हम इसको बना लें, फिर आते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो इसको जरा बना ले भैया जल्दी से।